जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत इम्पोर्टेंट बड़ी खबर यही है इस वक्त की कि आज इजराइल संसद में मारपीट तक हो गई है। वहां पे नेतन्याहू का भारी विरोध और तिल अवीव में भी बड़े पैमाने पर लोग उतरे हैं। इस पे हम रोज बात कर रहे हैं। मैं कैप्टन साहब पास आऊंगा। कैप्टन साहब, इस पे हम लोग बात करते रहे हैं। अगर आज इजरायली पार्लियामेंट में बाहर भी हमने देखा कि किस तरह से गुस्सा है। आए दिन कोई कार से एक्सीडेंट हो जा रहा है, कोई मॉल में गोली चला दे रहा है, कोई क्या। मैं समझता हूँ कि ये उसी के आज पार्लियामेंट के अंदर वही सीन नजर आया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और इसके बाद मैं आऊंगा तजावत साहब पास और अब्दुल बारी साहब पास मैं कि जो अल जुलानी ने आज मुलाकात की है खास तौर से जो महमूद अब्बास से, तो उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले कैप्टन साहब आपके पास की वहां पे ये जो सिचुएशन आई है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई नेतन्याहू खिलाफ अब यहां तक मामला पहुंच गया है? लेकिन उनकी सरकार क्यों बनी हुई है? क्या अमेरिका की वजह से या क्या है क्या? सरकार नहीं जा रही है, इतना सब कुछ हो रहा है। ये भी एक मुअम्मा है। जी हाँ, डॉक्टर रिजवी, देखिए नेतन्याहू के खिलाफ दबाव तो शुरुआती दिनों से ही है। 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ था तब से ही नेतन्याहू के ऊपर दबाव रहा है कि वो फेल हो गए हैं, उनको रिजाइन करना चाहिए। इज़राइल में ज़्यादातर मुल्कों में ऐसा होता है कि लड़ाई के दौरान आमतौर पर सरकार को गिराया नहीं जाता, और लड़ाई के दौरान आमतौर पर इलेक्शन भी नहीं होते। दुनिया की ज़्यादातर डेमोक्रेसीज़ में सिस्टम ऐसा है कि अगर लड़ाई चल रही है तो जो सरकार काम कर रही है या जो लीडरान हैं, वही काम करते रहते हैं जब तक कि जंगबंदी नहीं हो जाती। तो इज़राइल में जो नेसेट है उसमें भी मोर और लेस इसी तरह का नियम है। तो पार्लियामेंट में विरोध हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। विरोध जो है 2-3 वजह से हो रहा है। एक तो ज़ाहिर बात है कि जो बड़ी तादाद में बंधक थे, बंधकों के जो दोस्त हैं, उनके मित्र, उनके रिलेटिव्स, बंधकों के गाँव वाले, उनके शहर वाले सब नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। हमने तेल अवीव की सड़कों पर भी देखा, हाइफा की सड़कों पर भी देखा, और अब जो बंधक हैं वो पार्लियामेंट, उनकी जो नेसेट है उसके विजिटर्स गैलरी में आ गए और वहां से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। बाद में सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इज़राइल में क्या नेतन्याहू को सपोर्ट मिल रही है? क्या वो सरकार अपनी कायम रख सकते हैं? फिलहाल उनका जो सपोर्ट बेस है वो एक्सट्रीम जो राइट विंग ज्यूइश ग्रुप हैं, उनकी मदद से चल रही है। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो ये एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं इज़राइल के पार्लियामेंट में, ये किसी भी हालत में कोई भी कंसेशन हमास को देना नहीं चाहते। और इन्हीं का जो एक लिंक है वो यूएसए में है। अमेरिका में भी जो जूइश लॉबिस्ट हैं, वो भी अमेरिका में काफ़ी इन्फ्लुएंसिव हैं, उन काफ़ी फंडिंग करते हैं। वो जूइश लॉबी जो अमेरिका में है, वो दोनों की फंडिंग करती है, डेमोक्रेट्स की भी फंडिंग करती है और रिपब्लिकन्स की भी फंडिंग करती है। और जूइश लॉबी जो अमेरिका में इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसमें ज़्यादातर जो एक्टिव मेंबर्स हैं, वो एक एक्सट्रीम व्यूज़ वाले जूइश लोग हैं। मतलब जो चाहते हैं कि बस फ़िलिस्तीन के लोगों का खात्मा ही कर दिया जाए। बहुत ज़्यादा तादाद में अ, इज़राइल के अंदर भी एक ग्रुप है, जो कि जो कि अपने को जैसे हम जूइश सुपरमेसिस्ट ग्रुप आप कह सकते हैं। इनका मानना ये है कि ज्यूज जो हैं वो महान हैं और इज़राइल की जो ज़मीन है वो सिर्फ ज्यूज के लिए है। बहुत ही कट्टरपंथी विचारधारा वाले हैं। इसी तरह की धारणा वाले कुछ अमेरिका में भी हैं, वो अमेरिकन सिटीज़न हैं, लेकिन बहुत ही कट्टरपंथी ज्यूज़ हैं। उनका भी यही मानना है कि इज़राइल सिर्फ ज्यूज़ के लिए है और वहाँ से सारे अरब लोगों को या तो बाहर कर देना चाहिए, खदेड़ देना चाहिए, भगा देना चाहिए। तो नेतन्याहू की सरकार फिलहाल नहीं गिर सकती है, जब तक कि नेतन्याहू खुद ना रिज़ाइन कर दें, जब तक ये लड़ाई चलती रहती है। उसके बाद जिस दिन सीज़फायर हो जाएगा,
अब एक हम देखें, अगर बार-बार नेतन्याहू कभी भी परमानेंट सीज़फायर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही परमानेंट सीज़फायर के लिए नेतन्याहू एग्री कर जाते हैं, तो उसका एक साइड इफेक्ट ये है कि उसके बाद नेसेट में वोटिंग होनी जरूरी है, ताकि नेतन्याहू की सरकार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को जीत ले। तो इसीलिए नेतन्याहू चालाकी से कभी भी परमानेंट सीज़फायर के लिए नहीं मानते हैं। यानी वो कहते हैं ठीक है सीज़फायर कर लो, लेकिन ये तो टेम्परेरी सीज़फायर है, जिसका टेक्निकल मीनिंग ये है कि लड़ाई अभी भी जारी है, लड़ाई कभी भी चालू हो सकती है। जिसका नेतन्याहू को फायदा हो जाता है कि उनकी सरकार को गिराने का कोई प्रावधान नहीं है। जी, डॉक्टर रिजवी? बिल्कुल यही बात है और ये बात दुनिया समझ रही है कि बार बार जंग का बढ़ाया जाना, उसको एक्सटेट करते जाना और मुकम्मल सीज़फायर न करना, जबकि पता है नेतन्याहू को कि अब जंग नहीं हो सकती है और अब अमेरिका भी पहले की तरह सपोर्ट नहीं करेगा। भले ही वो हम देख रहे हो कि साहब ये ऐलान हो गया, वो 27 में आएगा असलाब जो होगा, पता नहीं कब आएगा फिर। तो उससे उससे कुछ होने वाला नहीं। उनको नेतन्याहू को भी इस बात का अंदाजा है। हम उस पे बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो हमसे कह रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं। हालांकि मैं कह रहा हूँ उनसे ये कहूंगा जरूर कि वो लाइक भी कर दे। जयदीप सिंह मुंदेला साहब, राजा सिंह राजपूत, परवीन गुलबशां जो गया बिहार से, तबरेज आलम कलकत्ता से या बेंगलोर से, सुल्तान साहब हैं, तो बहुत सारे लोग, यूनुस सुरवारा साहब हैं, मुबीन अली, इसके अलावा खदीजा सिद्दीकी है, खदीजा साहिबा वो, तो अब बहुत सारे लोग हमारे साथ, गुड्डू सलमानी जुड़े हुए हैं हमसे, खान एजाजुल हक साहब, दोस्त जो एक न्यूयॉर्क से हमारे साथ, एक पूरा ग्रुप वहां बैठ के देखता है हमारे प्रोग्राम को न्यूयॉर्क से, और उसका नाम है दोस्त, उन्होंने नाम रख रखा है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो वो इसको पूरा प्रोग्राम देखते हैं, कमेंट भी करते हैं। मोहम्मद शकील साहब, नूर सर, गुड्डू सलमानी, तो मुबीन अली, गौहर बादशाह, नूर सर, तो अयान साहब जो जयपुर से हैं, नजमी भाई, इसके अलावा रियाजुर रहमान, तो बहुत सारे मैं नाम फिर ले लूंगा अभी बाद में, लेकिन मैं गुफ्तगू कहीं निकल ना जाए। जो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं प्रोफेसर तेजावत साहब पास, क्योंकि वो सीरिया को भी समझते हैं, हालात को भी समझते हैं। आज मैं वो प्रेस टीवी पर ये न्यूज चल रही है, मैं वो पढ़ देता हूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसटीएस लीडर मोहम्मद अल जुलानी and Palestinian Authority Chief Mohammed Mahmoud Abbas met on the sidelines of the Arab League Summit in Cairo। ये जो दोनों, अब हम लीडर ही कहेंगे क्योंकि अब वो सीरिया के सरबराह हैं, तो इनकी जो मुलाकात है इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ ये खबर थी, बहुत चली कि साहब इजराइल ने भेजा है, हम लोगों ने भी डिस्कस किया, अमेरिका का पिट्ठू है। और चूंकि हम देखिए, हम इससे भी कर ले, क्योंकि महमूद अब्बास पर भी यही इल्जाम है, इल्जाम दोनों पर वही है। लेकिन अब इन दोनों की मुलाकात को प्रोफेसर तेजावत आप कैसे देखते हैं? क्या इसके पीछे है? और ये समिट पे तो मैं बात करूंगा अपने मसूद साहब से, और मैं उनसे गुजारिश भी करूंगा कि मसूद साहब जरा देख भी लेंगे इतनी देर में कि जो समिट हुई है वो क्या है, कहां तक पहुंची। लेकिन उससे पहले तेजावत, ये जो लीडरान की मुलाकात है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हाथ क्यों रखे हुए हैं? जी, अनम्यूट कर ले प्रोफेसर तेजावत, अनम्यूट कर ले, मुमताज साहब, अनम्यूट से ये जी, इस पूरे ही प्रकरण में जो सबसे बुरी बात ये रहती है हमेशा कि जितने भी जो अरब कंट्रीज हैं, वो जब काफी फिलिस्तीन नुकसान उठा चुका होता है या वहां पे बॉम्बार्डमेंट हो चुकी होती है, काफी बड़ी संख्या में वहां लोग मारे जा चुके होते हैं, उनके टॉप लीडरांस का वहां पे हत्या कर दी गई। ये सब होने के आवाज बिल्कुल बावजूद नहीं आ रही। हेलो मुमताज जी साहब, मेरी आवाज? आवाज आ रही, आ रही, आ रही। जी। तो
तो ये है कि ये सब जो है वो बाद में जो जो डैमेज कंट्रोल और फिर उसके बाद में जो पुचकारने वाली जो पॉलिटिक्स है वो होती है। तो दरअसल अगर वाक़ई अगर कोई सिरे से कोई अगर मदद करना चाहता है तो इसकी शुरुआत पहले ही दिन से होनी चाहिए और हमने ये देखा कि इस पूरे ही प्रकरण में फ़िलिस्तीन क्योंकि कमज़ोर था, तो उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। अभी ये जो कुछ भी जो हो रहा है मुमताज़ साहब जो आपने जिसका ज़िक्र किया है, तो वो मुझे लगता है कि इन्हीं सब चीज़ों को ठीक से सेटल करने और उसके लिए आया है। बाकी जो सत्ता परिवर्तन में अ, विदेशी मुल्कों की जो भागीदारी रही है और उनको जो सत्ता दिलाई है सीरिया में, उससे ये क्या बारिश साहब आपको अंदाज़ आवाज नहीं आ रही? बारिश साहब, बारिश साहब क्या आपको आवाज नहीं आ रही है? बारिश शायद साहब बारिश साहब अनम्यूट को योरसेल्फ। बारिश साहब, बारिश साहब को शायद आवाज़ नहीं आ रही है मुमताज़ साहब। जी आप कंटिन्यू करें, मैं बारिश साहब को करता हूँ। जी, तो ये है कि उनके वहाँ सीरिया में जो है उसमें भी जो विदेशी मुल्क हैं उनका काफ़ी बड़ा वो रोल रहा है। ऐसे में उनकी ईमानदारी पे तो मतलब डाउट होना वाजिब है। पर हाँ ठीक है, वो कर रहे हैं तो देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। मुमताज़ साहब।